हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोशिको। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनदर फाइटोहार्मोन दैट इज जिबलिक एसिड। इससे पहले हमने बात की थी ऑक्सीन और फाइटोहार्मोन्स के बेसिक्स के बारे में। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ जिबलिक एसिड। First, start with short intro. What is gibberellic acid? Gibberellic acid is one of the largest known classes of plant hormone that promotes stem growth. ये जो आपको स्टेम नज़र आ रही है, ये जो स्टेम है, ये स्टेम की ग्रोथ कौन करवाएगा? जिबलिक एसिड। ओके, और ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था फंगाई में, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया था जिबलिक फुजिकोराई, और आज की डेट में हम इसे बोलते हैं फुसारियम फ्यूजिकोराई। इसने सबसे पहले राइस प्लांट को इफेक्ट किया था, जिसमें उसने एबनॉर्मल टॉल देखा गया था राइस प्लांट में, बट उसका जो ईट की जो क्वांटिटी है वो बहुत रिड्यूस हो गई थी, इसलिए साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया फुलिश सीडलिंग डिसीज, यानी कि बेवकूफ़ बनाने वाली डिसीज। क्योंकि इसमें ग्रोथ इतनी हुई कि लगा कि इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में राइस मिलेगा, बट जब धान की कटाई हुई उस वक्त देखा गया कि उसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लो मिली और क्वालिटी भी कोई खास नहीं मिली। इसीलिए इसने क्या कहा है? रिड्यूस ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है जो हमारी अनाज की जितनी भी अनाज की उत्पत्ति हुई या जितनी भी अनाज हमको मिला वो अनाज बहुत ही कम मिला, बट ग्रोथ, उसकी लंबाई, जो पेड़ की लंबाई बहुत ही हाई हुई। और सबसे ज़्यादा इसमें अबंडेंट में देखा गया GA3, जिसे हम जिबलिक एसिड का नाम देते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जिबलिन का स्ट्रक्चर होता है टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पेनोइड एसिड, यानी ट्राइसाइक्लिक क्यों? 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 साइकिल प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। इसे एक्टिव रहने के लिए ये जो R ग्रुप देख रहे हैं आप, यहाँ पे या तो H या तो OH प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जो एक्टिव जिबरेलिन है वो कितने होते हैं? 4, 1, GA1, GA3, GA4 एंड GA7। ओके, ये 4 जो है ये होते हैं एक्टिव फॉर्म में। इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो इसके पहले हम फंगाई में पढ़ रहे थे कि फंगाई में इतने सारे होते हैं, बट 1958 में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये सिर्फ फंगाई में नहीं होते, इसके अलावा वो प्लांट में भी होते हैं, और प्लांट में GA1 फॉर्म में होते हैं। और ये सबसे पहले किस में डिस्कवर किया गया था? ये किया गया था रनिंग बी सीड में। ओके, जो एक्टिव GA होते हैं वो कंटेन करते हैं रिप्रेजेंट प्रिकर्सर और डीएक्टिव प्रोडक्ट। इसके पास प्रिकर्सर और डीएक्टिव प्रोडक्ट भी होते हैं। ओके, और ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? सेवरल पार्ट्स में होते हैं प्लांट के, जैसे डेवलपिंग सीड, जब सीड डेवलप करता है उस टाइम, जर्मिनेटिंग सीड, डेवलपिंग लीव्स, या इलोंगेटिंग इंटरनॉड्स के लिए ये जो डायग्राम है ये देखिए, यहाँ पर ये जो नॉड्स प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं इंटरनॉड्स। ओके, और जिबलिन का सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, कैसे होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ डाइटर्पेनोइड एंड कोरेनिन। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इस लाइन को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अगर जिबलिक एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें
तो ये दो फॉर्म में मिलेंगे, एक एक्टिव फॉर्म में, दूसरा इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में इसके पास कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप अटैच होगा, कार्बन नंबर 13 पर OH ग्रुप अटैच होगा या फिर रिप्लेस करेगा H से। ओके, और कार्बन नंबर 7 पर यानी कि ये यहाँ पर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। और इनएक्टिव में स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट यहाँ पे जो कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है। ओके, और अब एक्टिव में चेंज होने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो है GA3 ऑक्सीडेज, और इनएक्टिव में चेंज होने के लिए एंजाइम यूज़ होगा GA2 ऑक्सीडेज। GA3 ऑक्सीडेज यूज़ होके यहाँ पे हाइड्रोलाइजेशन, यहाँ पे OH ग्रुप का अटैचमेंट होता है। ओके, और कितने टाइप के होते हैं एक्टिव? 4 टाइप के, GA1, GA3, GA4 एंड GA7। ओके, ये तो हुई स्ट्रक्चर की बात। अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट? पहले हम सिंपल फॉर्म में समझते हैं, उसके बाद दोबारा से स्ट्रक्चर पे आएंगे और समझेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देगा उसे सिंपल फॉर्म में देखते हैं, उस पाथवे को हम सिंपली समझते हैं। पहले स्टेज 1 कहाँ पे कंडक्ट होता है? प्लास्टिड में। स्टेज 2 ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड स्टेज 3 साइटोसोल में। ओके, अब जो IPP है यानी IPP वो प्लास्टिड में इंटर होगा और कन्वर्ट होगा GGPP में, और उसके बाद उसका कन्वर्जन होगा एंड कोरेनिया में। एंड कोरेनिया इसके बाद ट्रांसफ़र होगा ER में, और किस फॉर्म में होगा अभी ये? GA के फॉर्म में, यानी कि CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा अभी यहाँ पे। ओके, अब वो कन्वर्ट होगा एसिडिक फॉर्म में, ये एसिडिक का फॉर्म होगा यहाँ पे G12 में। ओके, G12 में वो एसिडिक फॉर्म में आ जाएगा। अब वो ऑक्सीडिक फॉर्म में आके पाथवे कंडक्ट करवा सकता है, यानी कि एक्टिव जिबलिन को एक्टिवेट करवा सकता है। बट इसके अलावा G8 ऑक्सीडेज होके GA53 को भी सिंथेसाइज करवा सकता है या उसे भी एक्टिव करवा सकता है। GA13 क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये जो 13 कार्बन नंबर 13 पर हमारा OH ग्रुप ऐड करेगा। ओके, अब देखिए, अब ये ER से निकलकर साइटोसोल में आएंगे। अब जो भी पाथवे कंडक्ट करना है वो सब साइटोसोल में होगा, राइट? G12 के बाद अब जो G12 बाहर आएगा वो कंडक्ट करेगा non-13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे, क्योंकि इसके पास कोई भी OH ग्रुप नहीं है। इसके पास जो R ग्रुप होगा वो कैसा होगा? H। ओके, और जो इसके पास जो R ग्रुप होगा वो कैसा होगा? OH। ओके, अब इसीलिए वो non-13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे कंडक्ट करेगा, और इसके पास 13 ऑक्सीलेशन पाथवे यूज़ करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे। ओके, अब GA9 में कन्वर्ट होगा, GA12 9 में कन्वर्ट होगा, और GA53 GA20 में कन्वर्ट होगा GA20 ऑक्सीडेज की मदद से। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन ऑक्साइड का रिमूवल होगा। ओके, अब 3 बीटा ऑक्सीडेशन होके 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होके अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव फॉर्म में। ये है एक्टिव, ये दोनों जो है ये एक्टिव फॉर्म में है। ओके, और इसके बाद जब वो भी किसकी मदद से? GA3 ऑक्सीडेज की मदद से। अब GA2 ऑक्सीडेज की मदद से अब ये वापस से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल था। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देख रहे थे, उस फॉर्म में देख लेते हैं।
फर्स्ट स्टेज प्लाज्मिड में, जिसमें IPP इंटर, उसके बाद कन्वर्ट हुआ इंट कॉर्नी में, इंट कॉर्नी से अब ये कहाँ जाएंगे, ER में, ER में जाने के बाद ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, Ga12 एल्डिहाइड का फॉर्म, राइट। इसमें एल्डिहाइड क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप अटैच है। अब वो एल्डिहाइड Ga12 में कन्वर्ट होगा, Ga12 अब एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अब ये जो एक्स्ट्रा जो कार्बन आप देख रहे हैं दोनों साइड, ये इनएक्टिव फॉर्म का इंडिकेट कर रहा है, राइट, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन है यहाँ पर। अब Ga12 डायरेक्टली भी स्टेज 3 में जा सकता है, नहीं तो Ga53 में कन्वर्ट हो गया, किसकी मदद से, Ga13 ऑक्सीडेज की मदद से। अब वो मदद से वो यहाँ पे स्टेज 3 में जा सकता है, Ga53 भी स्टेज 3 में चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीलेशन होगा, हाइड्रो ऑक्सीलेशन होने के बाद ये जो OH ग्रुप अटैच है, जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, इसमें OH ग्रुप अटैच, इसमें OH ग्रुप अटैच है क्या, नहीं, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, राइट। इसीलिए इसे नॉन 13 हाइड्रो ऑक्सीलेशन पाथवे कहेंगे, और इसे 13 हाइड्रो ऑक्सीलेशन पाथवे। उसके बाद हाइड्रो ऑक्सीलेशन Ga20 की मदद से, Ga20 की मदद से ये जो कार्बन है, जो एक्स्ट्रा वाला जो कार्बन आपको नजर आ रहा था, ये जो एक्स्ट्रा वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये होगा रिमूव, दोनों दोनों साइड, दोनों पाथवे में, इट मे बी हाइड्रो ऑक्सीलेशन और नॉन हाइड्रो ऑक्सीलेशन, राइट। अब यहाँ पे कार्बन का रिमूवल हो गया, कार्बन के रिमूवल होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में, राइट। ये दोनों एक्टिव में कन्वर्ट हो गए, इसमें H ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप की जगह H ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें OH ग्रुप, और ये बायोएक्टिव Ga फॉर्म में कन्वर्ट। और इसके अलावा जब इसका काम खत्म हो गया तो Ga2 ऑक्सीडेज की मदद से ये वापस से इनएक्टिव फॉर्म में। अब समझ में आ गया, इजी हो गया। इसीलिए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम उसे फ्लो चार्ट में अगर हम लिख लें तो हम वो बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखते हैं इसका सिग्नलिंग पाथवे क्या है। सिग्नलिंग पाथवे ऑक्सीन, जिबरेलिन और जैस्मोनिक एसिड का सिमिलर होता है। जो हमने ऑक्सीन के लिए पढ़ा था वही सेम मैकेनिज्म ये भी फॉलो करता है, सेम वही क्यूबिकेटिनिन प्रोटियोसोमिक डिग्रेडेशन पाथवे को फॉलो करेगा। डिग्रेडेशन के लिए वही क्यूबिकेटिनिन ATP डिपेंडेंट रहेगा, E1 से अटैच होगा और फिर E2 में कन्वर्ट होगा, E2 से वो F बॉक्स प्रोटीन यानी कि एंजाइम 3 लाइगेज के पास जाके अटैच हो जाएगा और प्रोटियोसोमिक के लिए चला जाएगा, पॉली क्यूबिकिटिनिन के फॉर्म में आ जाएगा और प्रोटियोसोमिक के पास चला जाएगा, राइट। अब SCF ये क्या होता है, ये हमने लास्ट में शायद नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रही हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। एस फेज काइनेज एसोसिएट प्रोटीन, यानी कि SKP1, ये S स्टैंड किसके लिए करता है, SKP1 के लिए, और C स्टैंड फॉर क्यूलिन के लिए, F स्टैंड फॉर F बॉक्स प्रोटीन, ओके। इसीलिए हम इसे बोलते हैं SCF कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे बाइंड अप कर दिया है, राइट। अब देख लेते हैं इसको, सिर्फ ऑक्सीन, ऑक्सीन हो गया, जिबलिक हो गया, या फिर हमारा जैस्मोनिक एसिड हो गया, इसमें ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स चेंज होते रहते हैं, राइट। जैसे लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर लिगेंड कौन रहेगा, यहाँ पे जिबलिक एसिड लिगेंड रहेगा, जबकि ऑक्सीन के केस में ऑक्सीन लिगेंड था, राइट। अब ये जो हमारा लिगेंड है यानी कि Ga, और हमारा जो रिसेप्टर है GID इसके साथ बाइंड करेगा, और इसका जो रिप्रेसर होगा वो होगा डेला या फिर TVHYNP, राइट। अब ये रिप्रेस कर देंगे हमारे जिबलिक एसिड को, फॉर्मेशन नहीं होने देंगे, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद अब इस कॉम्प्लेक्स पर अटैच होंगे
VHIID या फिर LHRII। ये किसके लिए साइट ओपन करेंगे? हमारे एफ बॉक्स प्रोटीन के लिए, राइट। अब क्योंकि इसे अटैच होना है जाके SCF के कॉम्प्लेक्स के साथ, यानी कि एंजाइम 3 लाइगेज के साथ, इसीलिए अब यहाँ पे साइल ऐड होगा। यहाँ पे एफ बॉक्स प्रोटीन कौन है? साइल, SLY, यानी कि स्लीपी 1। ओके, जबकि ऑक्सिन के केस में क्या था? TIR, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिसेप्टर। बट यहाँ पे क्या है? स्लीपी 1, SLY1, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स है हमारा इसका SCF का, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब ये इसका पॉलीक्यूबिक्यूटीन हो गया, फॉर्मेशन हो गया पॉलीक्यूबिक्यूटीन का, और उसके बाद ये जाएगा डिग्रेडेशन में, प्रोटीजोमिक लाइसोसोम्स की मदद से डिग्रेडेशन में। रिस्पॉन्स भी सिमिलर शो करेंगे जैसे ऑक्सीन में शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्लेयर्स चेंज होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन होगा? PIF, यानी कि फाइटोक्रोमिक इंटरैक्टिंग फैक्टर। इट मे बी 3 or 4। ओके, अब रिप्रेसर बाइंड रहेगा, जिबलिक एसिड आएगा, वो बाइंड करेगा, फिर डिग्रेडेशन के लिए चला जाएगा। डिग्रेडेशन होने के बाद ये फ्री हो जाएगा, रिप्रेसर फ्री हो गया हमारा, तो हमारा जो जीन एक्सप्रेशन को ट्रिगर करवा देगा, राइट। सिंपल। रिप्रेसर आएगा, रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा? PIF 3 और 4। ओके, और ये क्या है? जिबलिन रेगुलेटिंग जीन है। और अब इसका डिग्रेडेशन करवाने के लिए, रिप्रेसर को हटाने के लिए यहाँ पे 26 प्रोटियोसोमिक पाथवे को फॉलो करेगा, और 26 पाथवे को फॉलो करने के लिए जिबलिक एसिड क्या करेगा? SCF कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाएगा, और वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाने के बाद रिप्रेसर जाके क्या हो जाएगा? डिग्रेड। और जैसे ही रिप्रेसर डिग्रेड हुआ तो PIF जाके बाइंड हो जाएगा जिबलिन रेगुलेटर जीन पर, और जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका ट्रिगर करवा देगा या उसे ऑन करवा देगा। ओके, के बारे में जैसे सबसे पहला फंक्शन आता है सीड जर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ सीड डोमिनेंसी। सीड डोमिनेंसी का क्या मतलब होता है? सीड डोमिनेंसी का मतलब होता है कि जो सीड्स डोमिनेंसी फॉर्म में है, यानी कि जो भी जर्मिनेट नहीं हो रही है, यानी कि देखिए वैसे तो सराउंडिंग में बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, बट हर सीजन क्या हर पेड़ लगता है? ऐसा लगता है? नहीं, हर प्लांट ग्रो नहीं होता है, वो एक स्पेशल सीजन का वेट करता है। फॉर एग्जांपल फ्लावर्स, जनरली फ्लावर्स एक स्प्रिंग सीजन में लगते हैं, तो क्या स्प्रिंग सीजन के पहले तक कोई भी सीड्स क्या सराउंडिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे? ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए वो सीड डोमिनेंसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद फिर वो जब सीजन आता है उसमें वो इस तरीके से जर्मिनेट कर जाते हैं। पर जिबलिंग की मदद से हम इसकी डोमिनेंसी को कम करके इसका जर्मिनेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। ओके, इलोंगेशन ऑफ स्टेम का इलोंगेशन करना इसका सेकेंड फंक्शन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जनरली ये शुगर केन में यूज होता है। आजकल मार्केट में जो शुगर केन आते हैं उसकी जो इंटरनॉट्स होते हैं, इसकी लेंथ काफ़ी लंबी लंबी होती है, और ये किसकी वजह से होता है? जिबलिक एसिड की वजह से। ब्लॉटिंग में भी यूज होता है। ब्लॉटिंग मीन्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स इन रोजेट। जो रोजेट प्लांट्स होते हैं, यानी जो पत्तीदार प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में उनकी ग्रोथ करवाने में, उनकी इलोंगेशन करवाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल स्पिंच क्या होता है? स्पिंच क्या करता है? स्पिंच में जैसे पालक के में का जो लेंथ होता है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत इंक्रीज करवाएगा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग इंक्रीज करवा देगा। ओके, अब कैबेज आप देख सकते हैं, नॉर्मली कैबेज इस तरीके से मिलता है,
बट आजकल मार्केट में इस तरीके के भी कैबेज आ रहे हैं। ये इतने पत्तीदार किसकी मदद से हो रहे हैं, या इतना इतना इस तरीके से शेप में किसकी वजह से हो रहे हैं? जिबलिक एसिड की वजह से। ओके, इसके अलावा ये यूज़ होता है पार्थिनोकार्पी में। पार्थिनोकार्पी में ऑक्सिन भी यूज़ होता है और जिबलिन भी यूज़ होता है। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रेप्स की जो लेंथ है, ये नॉर्मल लेंथ के हिसाब से कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये क्या करता है, ये जो स्टेम है इसकी लेंथ बढ़ा देता है, और जो हमारे जो ग्रेप्स लगेंगे इसको ज़्यादा एरिया देता है ताकि ये ज़्यादा बड़े बड़े ग्रो कर सके। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रो ज़्यादा होता है, और ये इसका जो इलोंगेशन पावर है वो बढ़ जाता है, और ये सीडलेस होते हैं। और इसका ग्रो किसकी मदद से होता है? जिबलिन की मदद से। जनरली GA3 स्प्रे किया जाता है हमारे फील्ड पे, ठीक है। और तीसरा काम, इलोंगेशन का काम तो करता ही है, इसके अलावा इम्प्रूव भी करता है शेप्स को। जैसे आजकल एप्पल मार्केट में आते हैं, जो छोटे छोटे एप्पल होते हैं, जिसके शेप्स नहीं होते, उस पर जिबलिक एसिड का स्प्रे नहीं होता है। बट जो बहुत ही, अगर आपको मार्केट में दिख रहे हैं, बहुत ही शेप में है, बिल्कुल एप्पल की शेप में है वो, और कलरफुल है, ब्लश आ रही है, ये सब का काम किसकी मदद से होता है? जिबलिक एसिड की मदद से। ओके, और सेनेसेंस का डिले भी करवाने का काम करता है। ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। ओके, अब फटाफट से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो जिबलिक एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो जिबलिक एसिड के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। जैसे सबसे पहले लिगेंड। लिगेंड कौन है यहाँ पे? जिबलिक एसिड। रिसेप्टर कौन है? GID1। रिप्रेसर कौन है? डेला। एफ बॉक्स प्रोटीन कौन है? स्लिपी1। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है? PIF। ओके, इट मे बी 3 और 4। ओके, ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो कि जिबलिक एसिड में हमने यूज़ किया है या फिर हमने इसके बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।